अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो सीरिया वाला भी करंट कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, तो इसके ऊपर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? बैठेगा भी या नहीं? या ये क्या फेट है या क्या फ्यूचर, ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, इसका क्या देख रहे हैं आप? ये प्लीज़ ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये जैसे हमने कल भी डिफाइन किया था अपने इनिशियल डिस्कशंस के अंदर कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल वायलेंस या इंटरनल एजिटेशन शुरू होती है, किसी भी ग्रीवियंस, किसी भी बियरिंग्स को लेके, किसी भी स्लोगन्स को लेके, सफरिंग्स को लेके, तो उसकी चेंज ऑफ रिजीम जो है वो मल्टीपल रूट से गुजरती है, जिसमें आम तौर पे कभी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ रिजीम होता है, कहीं वायोलेंट, कहीं वो मिलिट्री कू के साथ जुड़ जाता है, और कहीं वो फॉरेन इन्वेजन या इंटरवेंशन से मिलकर जो है अल्टीमेटली एक इंटरनल एजिटेशन की सूरत ले लेता है, जिसे आप एनार्की कहते हैं। सेम यहाँ भी जो सीरिया के अंदर है, हमने इस करंट सिनेरियो में जो HTS के थ्रू एजिटेशन को एनालाइज किया है, उसमें हम ये चारों सिचुएशंस को देख रहे हैं, जिसमें हो के ज़ाहिरन पीसफुल ट्रांजिशन है, लेकिन एक इन्फोर्स मिलिटेंट एटीट्यूड के साथ, जिसमें बिलाशुबा वायलेंट रेवोल्यूशन, जिसे वायलेंट ओवरथ्रो कहते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहा है। मिलिट्री को बेशक वो डिफेंसिव है, लेकिन उसने गवर्नेंस को ओन नहीं किया, और ये बगावत बताती है कि मिलिट्री अवामुन नास के साथ जो है साथ देने पर उतरी हुई है। और इसी तरीके से, क्योंकि सीरिया एक ऐसा मुल्क था जहां कई मुल्क अपनी प्रॉक्सीज को लिए वहाँ सेटल थे, तो लामहला इसमें फॉरेन इंटरवेंशन और इन्वेंशंस जो हैं वो बिलाशुबा मौजूद हैं। अब रही बात ये कि सीरियन हुकूमत जो पिछले 54 साल से एक डिक्टेटोरियल रिजीम लेके चल रही थी, और उसमें उसने अपनी अथॉरिटेरियन एटीट्यूड्स और बारबेरियन एक्टिविटीज़ की वजह से अवामुन नास को भी, और जितने भी लोग पॉलिटिकली मोटिव लिए उस हुकूमत के सामने खड़े हुए, उन पर उसने एक क्रिमिनल एम्बुश किया, जिसमें जेलों से लेके कैद, और कैद से लेके मर्डर्स एंड एक सफाकी, एक बारबेरियन एटीट्यूड का बाजार गर्म रखा उन सालों में, ताकि वो अपने रूल ऑफ लॉ, अपने डिक्टेटोरियल रिजीम को तक़वियत और फौक़ियत दे सके। यही वजह है जो आज हम एक पब्लिक रिटेलिएशन देख रहे हैं इस ट्रांजिशनल मूव के अंदर, जो इस वक्त रिजीम चेंज का चल रहा है सीरिया में। अच्छा, किसी भी डिक्टेटोरियल लीडरशिप के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने होते हैं डिक्टेटर के, उसमें उसकी एक साइकोलॉजी है, जिसमें वो एक एब्सोल्यूट पावर और कंट्रोल पर यकीन रखता है। उसकी एक अथॉरिटेरियन डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें वो किसी की सजेशंस या किसी का इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करता। वो जिसको समझता है वही उसको सामने रखता है। दूसरा, उसकी एटीट्यूड में सप्रेशन होते हैं राइट्स एंड रिफॉर्म्स में,
किसी भी इंडिविजुअल के जो अगेंस्ट या उसके अपोजिट अपना ओपिनियन लेकर आता है। सिटीजन्स की अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड होती है और इसी तरीके से गवर्निंग बॉडीज भी स्पेयर नहीं होती। नतीजा ये होता है कि एक डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सेक्रीफाइस होता है, ह्यूमन राइट वायोलेशंस उसके नॉर्म्स में होता है और सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर उसकी हायरार्की का एक हिस्सा होता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है कि ये डिक्टेटर्स जो हैं वो किसी मुल्क पर जब किसी खास पीरियड के लिए लाए जाते हैं तो फिर उसके बाद इनका ये पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है या कर दिया जाता है किसी भी ज़रूरत के पेश नज़र, या फॉल्स मैंडेट को लिए वो अपनी जीत का इजहार इस तरीके पर करते हैं कि फिर आने वाले तमाम डिकेड्स या ईयर्स जो हैं उनकी डिक्टेटोरियल रिजीम के सूरत में चलते रहते हैं। यूं सफरिंग्स, यूं पॉलिटिकल चेंज, यूं पॉलिटिकल स्लोगन्स को सैबोटेज कर दिया जाता है और ह्यूमन और जो उनकी पॉपुलेशन है उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम क्योंकि सीरिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो सीरिया के हवाले से सबसे पहले तो हमें सीरिया के महल वकूअ, उसके डेमोग्राफिक जो उसके सराउंड हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज उसके विसिनिटी अराउंड हैं जो कि इस चेंज ओवर में या तो इन्फ्लुएंस में आएंगी या उन पर भी कुछ ना कुछ सूरत हाल का असर पड़ेगा। सीरिया के जो नॉर्थ है उसमें टर्की है, ईस्ट में इराक है, साउथ में जॉर्डन है, साउथ वेस्ट में लेबनान है और इसराइल साउथ वेस्ट में है जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसका। ये जितने भी टेरिटरीज हैं इनके दरमियान में बफर्स हैं और इन कंट्रीज में ब्रिटिश किसी ज़माने में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है इन पर हावी रहा है। अच्छा, अब इस सब्जेक्ट को क्लोजली अगर हम वॉच करें और समझें, ये इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है कि हम सडन चेंज पर डिबेट करना शुरू कर दें जब तक हम इसकी डायनेमिक्स को नहीं समझ पाएं कि इस पूरी सदी के अंदर जो चेंजेस आई हैं उन चेंजेस को अगर हम यूँ कहें कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रक्चर्ड चेंजेस थी जो इस खास मकसद और एक खास पीरियड के लिए बिछाई गई थी, प्री प्लान थी और अल्टीमेटली इसी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर पर पहुंचनी थी जो आज हम ये फिनोमेना देख रहे हैं। हम अगर इस सदी का पूरा एक जायजा लें तो हमें दिखता है कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है वो थ्रू आउट बर्रे सगीर और इस मिडिल ईस्ट एंड सराउंड में अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उन पर इसका ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का काफ़ी असर रसूख रहा है और इस सदी में तकरीबन आगे पीछे इस सदी में कई मुल्क जो हैं इस ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू आज़ाद हुए और करीब करीब ईयर्स के अंदर ये बर्थ लेते रहे। हम पाकिस्तान इंडिया से अगर लें तो ये 1947 के अंदर पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है आज़ाद हुआ और उसमें अलॉन्ग विद 560 प्रिंसली स्टेट्स जो थी जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये वो कंट्रीज़ थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के
لیگیسی کے تحت آزاد ہوئیں، اور پاکستان نے جو آزادی لی وہ 1947، سیم از دی کیس ود انڈیا 1947، نیپال بھی 1947 میں ہی اس سے آزاد ہوا، میانمار، برما 1948 میں، سری لنکا 1948 میں، برما، بھوٹان 1949 میں، ملیشیا 1957 میں، سنگاپور 1963 میں، اور مالدیو 1965 میں۔ یہ سارے کے سارے برٹش کلونیل سسٹم کے تحت ان کے انڈر کمانڈ یہ کنٹریز تھیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے برٹش کلونیل سسٹم کے ہی تحت آزادی اپنی لی۔ اچھا، اب اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو 1906 میں، اس پوری صدی کے اس میں اگر ہم عوامل میں دیکھتے ہیں تو 1906 میں ایران نے برٹش اور رشین انفلوئنس سے آزادی لی، تھائی لینڈ نے 1906 میں برٹش کے تھرو آزادی لی، چائنا نے 1912 میں فال آف کی ڈائنیسٹی جو تھی اس سے آزادی لی، یمن 1918 میں آٹومن امپائر اور برٹش کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی اس کی، افغانستان 1919 میں برٹش انفلوئنس سے، ایجپٹ 1922 میں برٹش انفلوئنس، ٹرکی 1923 میں آٹومن امپائر اور برٹش انفلوئنس، ویٹیکن سٹی اٹالین انفلوئنس سے، عراق 1932 میں برٹش مینڈیٹ سے، سعودی عربیہ 1932 میں ابن سعود اور برٹش انفلوئنس سے، سوڈان نے 1936 میں برٹش انفلوئنس سے آزادی لی، جارڈن نے 1946 میں برٹش مینڈیٹ سے آزادی لی، لیبنان نے 1946 پھر فرینچ انفلوئنس سے آزادی لی، سیریا نے فرینچ مینڈیٹ پر آزادی لی، اسرائیل نے 1940 میں، عرب اسرائیل کانفلکٹ، آفٹر آل یہ پھر ایک کانسپریسی کہہ لیں اس کو، یا ایک آرکسٹریٹڈ فنومینا کے ذریعے اسرائیل کو ایک خاص طریقے سے بسایا گیا، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل جو اس نے ایک قوم کی صورت آزادی لی۔ انڈونیشین اسی طریقے سے 1950 میں ڈچ سسٹم سے آزادی ہوئی انڈونیشیا کی، لیبیا میں اٹلی کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی 1951 میں، موروکو میں 1956 میں فرینچ کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی، ٹونسیا جو تھی 1956 فرینچ کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی، ملیشیا 1957 برٹش، گھانا برٹش، نائجیریا 1960 میں برٹش سے، موریٹانیا جو تھی 1960 میں فرینچ کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی، سینیگال 1960 میں فرینچ کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی، صومالیہ 1960 میں اٹالین کے انفلوئنس سے آزادی ہوئی، تنزانیہ 1961 میں پھر برٹش، سائپرس 1960 میں برٹش، تنزانیہ، کویت برٹش کے ذریعے 1961 میں آزادی ہوئی، سیارا لیون جو ہے 1961 میں برٹش سے آزادی ہوئی، یوگنڈا 1962 برٹش سے، کینیا 1963 برٹش سے، زنزیبار 1963 برٹش سے، ملاوی 1964 برٹش سے، مالٹا 1964 برٹش سے، گیمبیا 1965 برٹش سے، سنگاپور 1965 ملیشیا سے، بوٹسوانا 1966 برٹش کلونیل رول سے، لیسوتھا 1966 فرام برٹش، بحرین، قطر، یونائٹڈ عرب امارٹس، عمان اینڈ بحرین 1971 میں برٹش سے آزادی ہوئی ان کی، قازقستان، قائرگستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ارمینیا، آذربائیجان اور جارجیا، یہ سب نے 1991 میں سوویت یونین سے آزادی لی۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں میجر انفلوئنس اس پورے ریجن کے اندر برٹشرز اور برٹش انفلوئنس سے جو ہے وہ آزادی ہوئی، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جب کسی اسٹیٹ کو آزادی دیتا ہے تو وہ اپنا ایک سارٹ آف اے پراکسی کریٹ کر دیتا ہے، جس کے اندر اس کے لوگ، اس کے سیٹ اپس اور اس کے لا جو ہیں اس ملک کا حصہ رہتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے یا وہ ملک اس سے آزادی نہ لے لے۔ اس وجہ سے بے شک وہ ملک چلا جائے اس جگہ سے، مگر اس کا انفلوئنس، اس کے لوگ، اس کی ایڈمنسٹریشنز، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن لاگو رہا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کرنٹ اسرائیل، عرب، سیریا اور یہ تمام ملکوں کے درمیان میں جو یہ کانفلکٹس چل رہے ہیں، پراکسیز چل رہی ہیں سیریا کے اندر، اور یہ جو سیریا کی اس وقت کرنٹ کنڈیشن ہے اس کے اوپر جو مین اسٹرکچرز ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا آ رہا ہے۔
ग्रेटर इसराइल वो टर्म है जिसको एक बरसों से इवॉल्व किया गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, और इसी तरीके से बिब्लिकल डेफिनेशंस को लिए, पॉलिटिकल डेफिनेशंस को लिए और एक्सपेंशनिस्ट डेफिनेशंस को लिए इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें ये बिब्लिकल डेफिनेशन के मुताबिक ये कहते हैं कि मॉडर्न डे इसराइल जो है उसमें द वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया हेब्रू बाइबल के तहत इस मॉडर्न डे इसराइल के अंदर जो है ये नागजीर है। और मॉडर्न डे इसराइल में ये गोलान हाइट्स, ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक गाजा को जो है ये ऐड करते हैं। इसके साथ गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन एंड पार्ट ऑफ लेबनान एंड सीरिया को भी ये मानते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा होगा। इसी वजह से इसकी इम्प्लीकेशंस एंड कंट्रोवर्सीज जो हैं वो रीजनल पॉलिटिक्स पर भी और डेमोग्राफिक चेंजेस जो इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आती रहती हैं उस पर ये डिपेंडेंट है। इसी की एक कड़ी जो है इसराइली सेटलमेंट्स है, जो इसमें ये वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में बाकायदा डेलिब्रेटली और ऑर्केस्ट्रेटेड अंदाज में ग्रेटर इसराइल के तजुर्बे को अल्टीमेट डेस्टिनेशन देने के लिए इनको जमा करके वहाँ पे इसराइलियों को बसा रहे हैं। इसी तरीके से पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जो है वो पैलेस्टीन वालों के लिए एक ऑड आइडिया है, और इसी वजह से रीजनल टेंशन जो है वो बढ़े जा रही है। करंट सिचुएशन जो सीरिया में है, सिविल वॉर, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो 2011 से चल रहा है, उसमें मल्टीपल कंट्रीज जो है अपना इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, जिसमें प्रॉक्सी ईरान और प्रॉक्सी रशियंस जो हैं वो सीरियन गवर्नमेंट की मदद करते आए हैं। और इसी तरीके पर ISIS और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो इस प्रॉक्सी के अंदर इसी तरीके से एंटी ईरान एंड एंटी रशियन या एंटी सीरियन एलिमेंट्स को काउंटर करते आए हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर। अच्छा, अब इस ग्रेटर इसराइल का जो हमने जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं वो उसकी वजह ये है कि इस वक्त प्रेजेंटली जो है इसराइल ने अपनी हदबंदी को क्रॉस किया है, और उसने जो बफर एरिया था उसको क्रॉस करके गोलान हाइट्स जो माउंटेन्स हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि वो ग्रेटर इसराइल का उसको पार्ट समझता है। और दूसरी वजह जो इन गोलान हाइट्स की इम्पोर्टेंस की है, उसकी मेन वजह ये है कि गोलान हाइट्स जो हैं वो स्ट्रेटजिकली भी इम्पोर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट हैं, और सिक्योरिटी वाइज भी और हिस्ट्री और रिलीजन वाइज भी इसराइल के लिए एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जॉर्डन रिवर और सी गलीली जो है वो गुजर रही है, विच सप्लाई थर्ड इसराइली फ्रेश वाटर। दूसरा, हिस्ट्री एंड रिलीजन के मुताबिक बिब्लिकल इम्पोर्टेंस है उसकी जूइश पीपल की इस साइट से, और वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का उसको कंसिडर करते हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन के एतबार से ये जो हाइट्स हैं ये एक नेचुरल बैरियर हैं और ये इसराइल को डिफेंस करने में एक मौसर किरदार अदा करते हैं। एक और पॉइंट जो एक्सेस पॉइंट है इनका स्ट्रैटेजिकली, वो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है गोलान हाइट्स की, जो 60 किलोमीटर 37 माइल्स तकरीबन बैरूत लेबनान कैपिटल सिटी के अंदर जाके ये खुलता है, जो कि अगर ये कब्जा कर लेता है तो फिर बैरूत जो है वो इनके विद इन रीच हो जाएगा इसराइलियों के, और वो एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पॉइंट होगा मिलिट्री इम्प्लीकेशंस के अंदर। दूसरा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर गोलान हाइट जो है वो लामहला इनकी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट को इन्हेंस करती है। और अगर ये इस पर कब्जा कर लेते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने हिजबुल्ला और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमास को काउंटर करने में दुश्वारी पेश आई थी, इस हाइट को लेने के बाद हम नहीं समझते कि इनको वो खातिर खा दुश्वारी
मिलेगी। अच्छा, इसको समराइज हम कर दें इसको कि ये जो करंट सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, उसमें जितना भी 50 साल 54 साल दौर के अंदर इन्होंने जो जो सख्तियाँ करी लोगों पे अपने, उनमें अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें जेलों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग मौजूद थे जो कई सालों से वहाँ कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उसके अलावा भी बहुत सख्त हालात तमाम लोगों के ऊपर पेश आए, जो इनके डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर एक खातिर ख्वाह इम्पैक्ट क्रिएट किया लोगों, पूरी एक हाफ ऑफ द डिकेड्स के अंदर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस आने वाले दौर के अंदर ये इसको सॉल्व कर सकेंगे, ट्रांजिशनल पावर को स्विफ्टली ले जा सकेंगे, या ये एनार्कियल लेवल के ऊपर इसको ले जाके एक बार फिर जो है ये सीरिया जो है वो एक एनार्की की तरफ चला जाएगा, जिस तरीके से पहले इराक गया, जिस तरीके से लिबिया गई, और जिस तरीके से अफगानिस्तान को का मिसहैप हुआ। हमें ऐसा लगता है कि ये दोबारा उसी एनार्की की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली सीरिया जो है एक बार फिर जो है एक वॉर जोन बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।